नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आप सभी को इतिहास के जो साम्यवाद चैप्टर है उसमें अब अगली क्लास जो हमारी पार्ट 6 है वो क्लास 6 चल रहा है अभी। वो जो हम लोगों को आज पढ़ना है खूनी रविवार। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ये बोल्शेविक क्रांति क्या 1917 की जो रूसी क्रांति हुई उसमें उसके क्या कारण थे इसके बारे में पढ़ा। और उसके जो सामाजिक आर्थिक कारण तो नहीं थे, बल्कि ये जो वहाँ के जो शासक वर्ग थे, उनके किसान वर्ग थे, उन्होंने क्यों किया इसके बारे में जाना। तो ये तो जान लिए हम लोगों ने। अब इसके परिणाम के बारे में कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हमें जानना है खूनी क्रांति और अक्टूबर की क्रांति के बारे में। जैसे कि खूनी क्रांति में हुआ क्या कि जो 1905 ईस्वी में, मतलब बोल्शेविक क्रांति से पहले, जब 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत है उसी में 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई है, तो शुरुआती चरण में ही रूस की जनता ने वहाँ पे देखा कि जो रूस है वह छोटे से एशिया के एक छोटे से जापान देश से हार जाता है, जिससे वहाँ की जनता रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन करती है। लेकिन उन निहत्थे लोगों पे रूस की जो जार की जो सेना थी वह उन पे गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण से वो मारे जाते हैं। तो इसके लिए वो लोग विद्रोह कर रहे थे। इसी के बारे में हम लोगों को जानना है आज इस वीडियो में। तो आज हमें इस क्लास में ये सब जो जानना है, तो सबसे पहले जानना है हमें खूनी क्रांति के बारे में, फिर पढ़ेंगे अक्टूबर क्रांति के बारे में, और थोड़ा सा जानकारी लेनिन के बारे में भी मिलेगा। खूनी क्रांति 1905 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध में एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजय के कारण रूस में क्रांति हो जाता है। जैसे कि जापान और रूस में 1905 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें है कि एशिया है, जो जापान है वह हमारे एशिया महादेश में पड़ता है, और रूस का जो आधा हिस्सा है वह एशिया में, और रूस का आधा हिस्सा यूरोप में पड़ता है। जिसलिए जो रूस है उसका जापान के साथ एक बार युद्ध हो जाता है, जिसमें जापान जो है वह रूस को हरा देता है, जिससे रूस की जो जनता है वह नाराज हो जाती है कि चूंकि जो जार की सेना थी वहाँ के जो अफसरशाही थे वह अयोग्य थे और ये युद्ध करने में उतने माहिर नहीं थे। उनकी अफसर ही खराब थे, तो उनकी सेना कैसे अच्छी हो सकती है, जिससे वह लोग उन लोगों की हार हो जाती है। यानी रूस वालों की जब हार हो जाती है तो रूस की जो आम जनता थी वह रूस के जारों के खिलाफ 1905 में प्रदर्शन शुरू करते हैं, और ये शांति प्रदर्शन करते हुए जुलूस के साथ अपने निकल रहे थे, लेकिन इन पर गोलियां चलवा दी जाती हैं। इसी के कारण इन लोगों को इन गोलियां चलवाने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसे खूनी क्रांति के नाम से जानेंगे। तो 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। जो सेंट पीटर्सबर्ग यानी जो जार निकोलस का जो घर है सेंट पीटर्सबर्ग, उसमें उसका घेराव करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं 9 जनवरी 1905 के रोटी दो के नारे के साथ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी, किसानों के पास अनाज नहीं थे, उनके पास इतने पूंजी भी नहीं थे कि वो अपने खेती करें, मजदूरों के पास रोजगार नहीं थे, तो वो सभी लोग रोटी दो के नारे के साथ मतलब भोजन के लिए उन्होंने जार निकोलस के घर का जो है सेंट पीटर्सबर्ग उसका घेराव करने के लिए उन्होंने प्रदर्शन जारी किया। लेकिन उनके जो लोग हैं, जार निकोलस की जो सेना है वह उन सभी पे हमला करेगा, लेकिन जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसीलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो जब जार के जो लोग 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो है वह दिन था रविवार का, और रविवार के दिन ही लोगों पे गोलियां चला देता है जो जार की जो सेना है। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं उसे उस रविवार को खूनी रविवार के नाम से उसको बुलाना शुरू कर देते हैं। और हमें अब दूसरा क्रांति पढ़ना है अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति कैसे? तो अक्टूबर की क्रांति जो हम लोग अभी जो जिस समय में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार अगर बात करें तो यह नवंबर में हुआ था, लेकिन अक्टूबर रूस की कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति अक्टूबर में हुआ था, इसीलिए इसे अब अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिए कि जो अक्टूबर की क्रांति जो है वह रियल में नवंबर में हुई थी, लेकिन रूस के कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में हुआ था, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है।
7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था और केरेंस्की सरकार का तख्त पलट कर दिया था और रूस पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह नवंबर में हुई थी। ये जो घटना है, मतलब केरेंस्की सरकार कहने का मतलब जो करंट में चल रही थी, जार निकोलस की जो सरकार चल रही थी, वह ये जो रूस की जो क्रांति हुई उसमें उन्होंने उसका तख्त पलट जो कर दिया है, उस समय की बात है। जो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है उसी के कुछ दिन बाद, मतलब जो उसका लास्ट परिणाम जो है वह अक्टूबर की क्रांति के अनुसार निकलेगा। तो जो 7 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राड में जो लोगों का जो समूह है वह वहाँ के जो रेलवे स्टेशन है उसको घेर लेते हैं। वहाँ के डाकघर और जो जितने भी सरकारी भवन थे, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो, उनका संसद भवन हो, डाकघर हो, बैंक हो, सभी जगह को वो लोग घेराव करते हैं और वहाँ की जो सरकार है, जो उनकी जो सरकार है, उन्हें बर्खास्त कर देती है, उन्हें गिरफ्तार करके और उनको कारावास में यानी जेल में रख देती हैं। वहाँ की जो सेना है उन्हें, जो साम्यवादी दल के नेता है, वो उन सभी को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और वहाँ की सरकार को हटा करके नई सरकार, जो साम्यवादी सरकार है, उसकी स्थापना करती है। तो ये सभी घटना नवंबर में हुई थी, लेकिन जो रूस की जो कैलेंडर है उसके अनुसार, रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर की में हुई थी। किंतु रूस के कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर में हुआ था, जिस कारण से इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसीलिए इसे अब अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये अब तक थे अक्टूबर की क्रांति के बारे में। तो अक्टूबर की क्रांति तो 7 नवंबर 1917 को हुआ था, तो ये याद रखने वाली बात है। और अक्टूबर की क्रांति क्यों कहा जाता है, जैसे कि हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, अक्टूबर की क्रांति किसे कहते हैं, तो अक्टूबर की क्रांति में लिखना होगा कि हमें जो 7 नवंबर 1917 ईस्वी में जो बोल्शेविकों के द्वारा पेट्रोग्राड के जो रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर जैसे और सरकारी भवन इत्यादि को जब घेरा गया था, तो घेर करके और वहाँ की जो सरकार थी, यानी जार निकोलस की जो सरकार थी, उसका तख्त पलट कर दिया गया था। और ये जो तख्त पलट किया गया था, नई सरकार की जो स्थापना हुई थी, वह मतलब रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में हुआ था। इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। और खूनी रविवार में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि खूनी रविवार क्या है, किसे कहते हैं, कैसे हुआ, इसके बारे में वर्णन करने को कहेगा। तो यही सब लिखना पड़ता है। ये सब तो दो क्रांति था, क्योंकि इससे पहले हमने रूसी क्रांति पढ़ लिया है, बोल्शेविक क्रांति, और उसके बाद एक खूनी क्रांति हो गया है, खूनी रविवार वाली क्रांति हो गया है, और एक अक्टूबर क्रांति हो गया। तो इसमें जो इस चैप्टर के जो लास्ट में है, तो आज तो हम लोग सिर्फ क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगली बार में नई आर्थिक नीति क्या थी, मतलब जब रूस की क्रांति हो जाती है तब उसके बारे में जानना होगा। तो ये तो अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी जो कुछ जानने योग्य बात है, मतलब कुछ फैक्ट है जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आते हैं, उसके लिए पढ़ना है। अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों को मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आएगा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था और कब प्रकाशित हुआ था। तो ये इसमें लिखेंगे अप्रैल 1917 में लेनिन के द्वारा किया था। लेनिन ने 1917 में जो है वह अपना एक नई योजना बनाता है और उसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और इसे ही इसमें से कुछ बातें जो है नई आर्थिक नीति जो आएगी उसमें भी लिया जाएगा। वेस्टाली-टोब्रुक का संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ट्रास्टकी के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन किया गया था। तो फिर एक आएगा क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रास्टकी ने किया था। और कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रूस और जर्मनी के बीच में कौन सी संधि हुआ था और किसने करवाई थी। तो रूस एवं जर्मनी के बीच जो संधि हुआ था वह वेस्टर लिटवर्स संधि है, वह रूस और जापान के बीच में हुआ है। इसको और दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो कभी बता दिया करेंगे। अब एक जो लाल सेना का जो गठन किया गया है, लेकिन उसके कुछ विशेष दस्ता है जिसको चेका कहा गया है। चेका एक पुलिस का संगठन है जिसमें एक मतलब सारी सेनाओं में से कुछ अच्छे सेनाओं को निकाल करके रखा गया जो छापामार युद्ध करने में माहिर होते हैं। और ये जार निकोलस की सेना है। जैसे खूनी रविवार में जो सेना ने गोली चलाई थी वह एक चेका जैसा पुलिस संगठन था। मतलब वह पुलिसों का विशेष जो ब्रांच होता है वह, जैसे
उसे चेका कहा गया था रूस में, उस समय जब बोल्शेविक क्रांति हो रहा था तब। तो इसमें लिखा हुआ है, आंतरिक विद्रोहियों को दबाने के लिए चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया, जो अचानक छापा मार करके विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। तो ये जो चेका नाम का जो संगठन है, वह पुलिस का एक स्पेशल ब्रांच है, जिसके जो आंतरिक विद्रोहियों को, जो विद्रोह करने के लिए, जो आम जनता जब विद्रोह करना शुरू करती थी तो उनके बीच में ये रहा करते थे, और जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो यह शुरुआत में ही सभी लोगों को दबा देते थे। उनका जो आंदोलन होता था उन्हें दबा देता था। इसीलिए ये जो विद्रोहियां होते थे सभी को गिरफ्तार कर लेते थे, और वहाँ पे जो रूस में है वो जो जार का जो विरोध करना था वो कम हो पाता था। तो ये हमें जो चेका है ये एक विशेष पुलिस संगठन है, ये हमें याद रखना है। और एक और है, 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन की स्थापना करने वाला देश रूस बनता है, और रूस का एक नया संविधान बनता है। 1918 में जब ये जो जार निकोलस को हटा करके जो नई समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है, तो उसने एक नई आर्थिक नीति लाती है। नई आर्थिक नीति जो लाएगी उसे ही एक मतलब नया संविधान माना जाएगा, और यह पूरे विश्व का एक ऐसा देश बनेगा जो जहाँ पे समाजवादी पार्टी का सरकार है, मतलब यहाँ पे मिली जुली सरकार है, लोकतांत्रिक जैसे सरकार होंगे, थोड़ा थोड़ा लोकतांत्रिक होगा और थोड़ा तानाशाही होगा, क्योंकि इसमें शासक चेंज नहीं होंगे। तो एक प्रकार से ये भी निरंकुश ही कुछ दिनों बाद हो जाएंगे। तो इसने सबसे पहले जो ये बोल्शेविक क्रांति के बाद यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने एक नई आर्थिक नीति पॉलिसी लाती है, जिसे वहाँ के संविधान के जिसे वह रूस का संविधान मानते हैं। यही बताया गया 1918 ईस्वी में रूस जो है पहला एक ऐसा देश बनता है जिसके पास अपना संविधान होता है। इससे पहले अमेरिका के पास ही सिर्फ संविधान रहेंगे। अब जानना है लेनिन के बारे में। लेनिन ने शासन के नियमों को में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नाम भी बदलकर साम्यवादी दल रख दिया, और लाल रंग के झंडे पर हंसुए तथा हथौड़े को सुशोभित कर देश का एक राष्ट्रीय झंडा तैयार कर देते हैं, और उसके बाद यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन जाता है। तो इसमें लेनिन ने बताया है कि जो उसने क्या किया। तो लेनिन ने सबसे पहले एक लाल कलर के कपड़े में उसमें हथौड़े और एक हंसुआ, जैसे जो हम लोग फसल काटने के लिए जो यूज करते हैं वो हंसिया, और एक हथौड़ा जो तोड़ने के काम में आते हैं, वो उसका जो दोनों का एक मिली जुली ऐसे करके उसका एक इमेज बनवाता है, और उसे ही वह रूस के जो राष्ट्रीय झंडा है उसे उसकी मान्यता दे देता है। तो और यही झंडा जो है वह साम्यवादियों का प्रतीक बन जाता है, और रूस के जो झंडा है वो अभी वाले झंडा नहीं, ये 1917 वाले जो बोल्शेविक क्रांति के बाद वाले जो झंडा होंगे वह उसमें हंसुआ और हथौड़ा होगा, लाल झंडे होंगे। ये लेनिन ने साम्यवादी का भी झंडा बनाया, और वही झंडा उसके देश के लिए भी काम है। तो आज इतना ही जानना है। अब अगले वीडियो में जानेंगे हम लोग कि नई आर्थिक नीति पॉलिसी कैसी थी, लेनिन ने इसे क्यों अपनाया, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।